हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आशीष और आप देख रहे हैं हमारा चैनल रियल लेसन। सो दिस वीडियो इज़ फॉर ऑल द स्टूडेंट्स हु रिसेंटली एंटर्ड इन 11th क्लास या फिर वो सभी लोग जिन्हें अकाउंटिंग का ए भी नहीं मालूम है। सो बिफोर वी बिगिन, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, कॉज हेयर आई विल कीप ऑन अपलोडिंग वीडियोज़ रिलेटिंग टू कॉमर्स सब्जेक्ट्स ऑफ 11th 12th एंड ग्रेजुएशंस एंड सम अदर पर्क्स लाइक इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर एग्जाम, क्विक रिवीजन वीडियोज़ एंड मैनी मोर अदर नॉलेजेबल इश्यूज़ फॉर ऑल द स्टूडेंट्स। तो चलो आज की वीडियो को शुरू करते हैं। मतलब क्या, इससे पहले अकाउंटिंग नहीं होती थी? तो बात यह है कि भाई अकाउंटिंग बहुत पहले से चलती आ रही है। जब राजा महाराजा होते थे तो उनके राज्य में क्या होता था, मुनीम होते थे। वो मुनीम क्या करते थे, राजा के लिए सारा हिसाब किताब रखते थे कि राज्य में कितना सैनिक बल है या फिर खजाना कितना है या फिर टैक्सेस किस घर ने दिए किसने नहीं दिए। टैक्स पहले भी कलेक्ट किए जाते थे। क्लियर। फिर क्या हुआ, धीरे धीरे आगे बढ़ते गए। फिर हमने देखा कि ये आसपास के दुकान वाले होते हैं, ये सब भी क्या करते हैं, अपनी दुकान पे एक छोटा सा रजिस्टर मेंटेन करते हैं जिसके अंदर वो लिख के रखते हैं कि भाई कौन उनसे उधार खरीद के ले गया या फिर किसको उन्हें पैसा देना है, और भी छोटे मोटे उनके हिसाब किताब वो उस रजिस्टर के अंदर रखते हैं, है ना। ठीक है। अब ये जो करते हैं इसे भी अकाउंटिंग ही बोलते हैं। और इस वाली अकाउंटिंग को करने के लिए, ये जो छोटे मोटे दुकानदार करते हैं इसकी बात कर रहा हूँ, इस वाली अकाउंटिंग को करने के लिए हमें कोई भी ऐसे अकाउंटिंग की बुक या फिर ये कॉमर्स लेके पढ़ाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। हमें गिनती आनी चाहिए और हम वो हिसाब किताब कर लेंगे। क्लियर। बट जैसे जैसे जनरेशन आगे बढ़ी, बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज आने लगी क्योंकि पॉपुलेशन भी बहुत ज़्यादा हो गई थी। और इन सारी बड़ी बड़ी कंपनीज के पास में नंबर ऑफ़ कस्टमर्स भी लिटरली बहुत ज़्यादा होने लगे थे। अब जब नंबर ऑफ़ कस्टमर्स बहुत ज़्यादा हैं तो ज़्यादा सेल होगी, ज़्यादा परचेजेस होंगे, ज़्यादा ट्रांजैक्शंस होंगी, यानी कि लेन देन बहुत ज़्यादा होंगे कंपनी के अंदर। अब कंपनी के ऊपर एक क्वेश्चन आने लगा, ये एक प्रॉब्लम आने लगी कि भाई इतने सारे डाटा को रिकॉर्ड कैसे किया जाए अच्छे तरीके से, सिस्टमेटिक तरीके से। और क्योंकि ज़रूरत आने लगी थी कि ऐसा अकाउंटिंग सिस्टम डेवलप हो जिसमें हम सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से रिकॉर्ड कर सकें और कोई भी चीज़ मिस ना हो। ठीक है। और हम भी जानते हैं जब तक ज़रूरत पैदा नहीं होती कोई भी इन्वेंशन नहीं होती। और क्योंकि ज़रूरत आ चुकी थी तो फिर हुआ क्या, ल्यूका पॉसियोले एक मैथमेटिशियन है, उन्होंने सबसे पहले एक डबल एंट्री अकाउंटिंग सिस्टम, एक सिस्टम है जिसकी बुक को पब्लिश किया था। आज हम सब उसी सिस्टम को फॉलो करते हुए सारी अकाउंटिंग को करते हैं। ल्यूका पॉसियोले, ही इज़ ऑल्सो नॉन एज फादर ऑफ अकाउंटिंग। क्लियर है। ठीक है। तो अभी जो आप अकाउंटिंग पढ़ते हो, ये जो कॉमर्स लेके आप अकाउंटिंग पढ़ने वाले हो, ये सारी अकाउंटिंग जो है उसी के ऊपर बेस्ड है। क्लियर। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं अकाउंटिंग की डेफिनेशन को। राइट डाउन विद मी। अकाउंटिंग, accounting is an art of, ये डेफिनेशन ही है जिसे मैं ऐसे बुलेट्स बना बना के लिख रहा हूँ ताकि मैं आपको और अच्छे से एक्सप्लेन कर सकूँ। ठीक है। अदरवाइज ये एक पैराग्राफ में लिखोगे तो 3 लाइन के अंदर आ जाती है। तो अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, classifying and summarizing in a significant manner and in terms of money. Transactions and events which are in part at least of a financial character. And interpreting the results thereof. ठीक है। तो ये अकाउंटिंग की डेफिनेशन है। और
लिटरली किसी भी चीज़ के बारे में अगर आपको समझना है तो उसके डेफिनेशन को बहुत अच्छे से समझोगे तो आने वाली बहुत सारी चीज़ें उसकी ऑटोमेटिकली डेफिनेशन के अंदर ही कवर हो जाती है। तो अगर इस डेफिनेशन को हम बहुत अच्छे से समझ लेते हैं तो हमें प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग, एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग एंड मैनी मोर इसी के अंदर कवर समझ में आ जाएगा। तो डेफिनेशन को समझाने के लिए मैंने कुछ 7 टर्म्स बनाए हैं, हम उन 7 टर्म्स को समझेंगे और हमें डेफिनेशन समझ में आ जाएगी। तो 7 टर्म्स को बहुत अच्छे से समझना है, इसको अभी भूल जाओ। अभी मैं जो चीज़ें लिखवा रहा हूँ बस उनको ध्यान से देखते चलना। 7 टर्म्स। पहला, एक्चुअली अकाउंटिंग के अंदर हम ये ना 7 चीज़ें करते हैं। तो अकाउंटिंग के अंदर ये जो 7 काम करते हैं ना, इन 7 कामों को मैं लिखूंगा और इन्हें समझाऊंगा और उसी के बाद हम जब डेफिनेशन पढ़ेंगे अकाउंटिंग के तो ये वाली डेफिनेशन आपको समझ आ जाएगी। क्लियर? तो चलो शुरू करते हैं। फर्स्ट वन इज आइडेंटिफिकेशन ऑफ business transactions of financial character। ठीक है, तो अकाउंटिंग का सबसे पहला काम क्या होता है? आइडेंटिफिकेशन ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शंस ऑफ फाइनेंशियल कैरेक्टर। अब धीरे धीरे समझते हैं इन सारे टर्म्स का मतलब क्या होता है। क्लियर? ट्रांजैक्शन का मतलब क्या होता है? ट्रांजैक्शन का मतलब होता है लेन देन, यानी कि जो भी काम हम दिन भर में करते हैं, 50 काम, हजारों काम, वो सारे क्या होते हैं? कोई ना कोई ट्रांजैक्शंस ही होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ट्रांजैक्शन ऑफ फाइनेंशियल कैरेक्टर। फाइनेंशियल वर्ड का मतलब होता है ऐसी चीज जिसमें मनी इन्वॉल्व है, मनी इन्वॉल्व है। क्लियर? उसी चीज को बोला जाता है फाइनेंशियल। फाइनेंशियल जो वर्ड बना है वो फाइनेंस से लेके बना है। क्लियर? तो ट्रांजैक्शंस ऑफ फाइनेंशियल कैरेक्टर, एक्चुअली में ऐसा हुआ, ऐसी भी ट्रांजैक्शंस होती है जिसके अंदर फाइनेंस इन्वॉल्व नहीं होता। जैसे कि मैंने अपने छोटे भाई से पूरा कमरा साफ करवा लिया और बोल दिया कि ले मेरे फोन में 1 घंटे पबजी खेल ले। ओके, सो दिस इज अ ट्रांजैक्शन विच डजंट इन्वॉल्व्स फाइनेंशियल कैरेक्टर। लेकिन कोई और काम हुआ जैसे इलेक्ट्रिसिटी का बिल पे करना, तो वो भी एक ट्रांजैक्शन है और उसके अंदर मैंने पैसा पे करा है, सो दैट इज कॉल्ड फाइनेंशियल कैरेक्टर की ट्रांजैक्शन। ओके, तो सबसे पहला काम क्या होता है? हमें आइडेंटिफिकेशन करना होता है बिजनेस ट्रांजैक्शंस ऑफ फाइनेंशियल कैरेक्टर। ठीक है, ट्रांजैक्शन ऐसी होनी चाहिए जो फाइनेंशियल कैरेक्टर की और वो बिजनेस की ट्रांजैक्शन हो। यहाँ पे 2 बातें आती हैं। क्या? मैंने इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करा अपने घर का तो वो बिजनेस ट्रांजैक्शन नहीं है, लेकिन मैंने इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करा अपनी फैक्ट्री का तो वो एक बिजनेस ट्रांजैक्शन है। क्लियर? और वहां पे पैसा भी इन्वॉल्व है, तो क्योंकि वो फाइनेंशियल कैरेक्टर में भी आ जाती है। तो अकाउंटिंग के अंदर सबसे पहला काम हमारा क्या होता है? आइडेंटिफिकेशन करना। हम उन खर्चों के, उन लेन देन के बारे में देखते हैं जो फाइनेंशियल कैरेक्टर के हैं और बिजनेस के हैं। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। सेकेंड वन इज मेजरमेंट इन टर्म्स ऑफ मनी। सबसे पहले हमें क्या करना है? आइडेंटिफिकेशन करना है कि भाई कोई भी लेन देन हुआ है वो पैसे से रिलेटेड है या नहीं है। क्लियर? ठीक है, उसके बाद में हमें क्या करना है? मेजरमेंट इन टर्म्स ऑफ मनी। अब मुझे पता लगाना कि भाई वो कितने रुपए का है, क्योंकि अगर अकाउंटिंग का मतलब क्या होता है? हिसाब किताब रखना, कहीं पे आप उस चीज को रिकॉर्ड करके रखोगे। क्लियर? और रिकॉर्ड करने के लिए आपको पता तो रहना चाहिए ना भाई कितने रुपए का है। तो आप क्या करते हो? मेजरमेंट करते हो इन टर्म्स ऑफ मनी में कि भाई कितने रुपए का वो सामान है। समझ आ गया? इफ आई से कि भाई 200 चेयर में खरीद के लेके आया, ठीक है, तो 200 चेयर को आप डायरेक्ट अकाउंटिंग के अंदर नहीं लिखते, आप उसकी वैल्यू भी साथ में लिखते हो कि भाई 200 चेयर जो है वो 4 लाख रुपए की थी। ठीक है, तो इस 4 लाख रुपए का पता लगाना इज कॉल्ड मेजरमेंट इन टर्म्स ऑफ मनी। कि भाई मनी में मेजर किया तो जा सकता है ना, ऐसी तो चीज नहीं है जिसे मनी में मेजर ही नहीं कर सकते। क्लियर है? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। थर्ड वन, अब जब मैंने क्या करा, किसी ट्रांजैक्शन के बारे में, किसी लेन देन के बारे में पता लगा लिया कि हाँ भाई वो बिजनेस ट्रांजैक्शन है और वो फाइनेंशियल कैरेक्टर की है, और मैंने ये भी पता लगा लिया कि वो कितने रुपए की है। ठीक है, अब क्या बात आती है? अब बात आती है कि भाई उसे रिकॉर्ड कर लो। तो अगला काम क्या होता है मेरा? रिकॉर्डिंग। आप इन 7 टर्म्स को बहुत अच्छे से समझ लेना, उसके बाद हम डेफिनेशन रीड आउट करेंगे, आपको अच्छे से समझ आ जाएगी। क्लियर है? ठीक है, अब रिकॉर्डिंग। हम क्या करते हैं? जो भी ट्रांजैक्शन वगैरह हुई होती है, जैसे कि मैंने किसी को सैलरी दी या फिर इलेक्ट्रिसिटी का बिल पे करा या फिर कोई और स्टेशनरी का खर्चा है या फिर मैंने कोई परचेज करा या फिर कोई सेल करा, सामान किसी को बेचा। ठीक है, तो ये सब कोई भी ट्रांजैक्शन होती है, ये दोनों काम करने के बाद मैं क्या करता हूँ? उसे रिकॉर्ड कर लेता हूँ। अब रिकॉर्ड कैसे करते हैं? रिकॉर्ड करने के लिए ना हमारे पास में एक रजिस्टर होता है। ठीक है, एक कॉमन रजिस्टर, बड़ा सा रजिस्टर जो हमारे दुकान में सबसे बाहर पड़ा रहता है। इसी रजिस्टर के अंदर मैं सारी चीज़ें रिकॉर्ड
कर लेता हूँ। क्लियर है, चाहे वो कुछ भी हो, परचेज भी होगी तो इसी में डाल दूंगा, सेल होगी तो इसी में डाल दूंगा, इलेक्ट्रिसिटी का बिल है तो लाइन से ऐसे लिखता जाता हूँ बस चुपचाप डेट वाइज। क्लियर। और इस रजिस्टर को बोला जाता है जर्नल। अकाउंटिंग की टर्म में इसे बोला जाता है जर्नल। क्लियर है, ठीक है। तो जहां भी बात रिकॉर्डिंग की आती है, रिकॉर्डिंग किसके अंदर की जाती है? रिकॉर्डिंग करी जाती है जर्नल के अंदर। जर्नल क्या है? जर्नल एक बड़ा सा रजिस्टर है जिसमें सारी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड किया जाता है। क्लियर है, सारी ट्रांजैक्शन चाहे वो किसी भी तरीके की हो, परचेज की हो, सेल की हो, इलेक्ट्रिसिटी की हो। क्लियर, ओके। अब मैंने रिकॉर्ड कर दिया जर्नल के अंदर सारी ट्रांजैक्शंस को। अब क्या करना होता है मुझे? अब आगे बढ़ते हैं। अब अगला स्टेप मेरा आता है ना क्लासीफाई करना, क्योंकि वो तो एक बड़ा सा रजिस्टर था और उसके अंदर मैंने सब कुछ एक ही जगह पे भर दिया, मतलब खिचड़ी सी पक जाती है ना, एक की परचेज की ट्रांजैक्शन भी वही है, सेल की भी वही है, इलेक्ट्रिसिटी की भी वही है, तो सब कुछ वही है ना। तो अगला काम क्या होता है? मैं क्लासिफिकेशन करता हूं, दैट इज कॉल्ड क्लासीफाइंग। मैं क्या करता हूं? क्लासिफिकेशन करता हूं। अब क्लासिफिकेशन के अंदर क्या किया जाता है? क्लासिफिकेशन में ये किया जाता है, जैसे जो भी मेरा जर्नल में मैंने ट्रांजैक्शन लिखी, लाइक परचेज की थी, एक और परचेज की लिख दी, एक और परचेज की लिख दी, फिर एक सेल की ट्रांजैक्शन आई मैंने वो लिख दी, फिर एक इलेक्ट्रिसिटी की ट्रांजैक्शन आई मैंने वो लिख दी, फिर एक सेल की ट्रांजैक्शन आई मैंने वो लिख दी। तो ये सारे मैंने रजिस्टर के अंदर लिखा होगा, किसके अंदर? जर्नल के अंदर। क्लियर। लेकिन क्लासीफाइंग के अंदर, क्लासिफिकेशन के टाइम पे मैं क्या करता हूँ? छोटे छोटे रजिस्टर बनाता हूँ। क्लियर, ये छोटे छोटे रजिस्टर बनाता हूँ। और ये जो छोटे छोटे रजिस्टर है, ये छोटे छोटे रजिस्टर पर्टिकुलर आइटम के लिए, पर्टिकुलर नेचर के लिए अलग अलग होते हैं। यानी कि एक रजिस्टर जिसे मैं बोलूंगा परचेज, उसके अंदर सिर्फ परचेज की चीजें जाएंगी, यानी कि परचेज का ये भी और ये भी। और अगर मैंने सेल का बना दिया तो उसके अंदर सिर्फ सेल के आइटम जाएंगे। अगर मैंने कोई इलेक्ट्रिसिटी का बना दिया तो उसके अंदर सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी के आइटम्स, यानी कि खर्चे जाने वाले, मैंने जितना भी इलेक्ट्रिसिटी का बिल पे करा होगा वो सब मैं इसके अंदर डालने वाला हूँ। क्लियर। तो रिकॉर्डिंग किस में होती है? सर रिकॉर्डिंग होती है एक बड़े से रजिस्टर में जिसमें सारे खर्चे आप एक ही जगह डाल देते हो, जिसे बोला जाता है जर्नल। उसके बाद क्या होता है? उसके बाद आप क्लासिफिकेशन करते हो, जिसे आप जिसमें आप बड़े रजिस्टर में से निकाल के छोटे छोटे रजिस्टर में सामान को डाल देते हो और सबके लिए एक सेपरेट अकाउंट बनाते हो। दीज आर कॉल्ड अकाउंट। और ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं ना, ये छोटा रजिस्टर, ये छोटा रजिस्टर या फिर ये छोटा रजिस्टर, इन्हें बोला जाता है लेजर्स। क्या बोला जाता है? लेजर्स। क्लियर। तो रिकॉर्डिंग की अगर बात आती है तो किसके अंदर होती है रिकॉर्डिंग? अगर बात आती है रिकॉर्डिंग की, तो रिकॉर्डिंग होती है जर्नल के अंदर। रिकॉर्डिंग होती है जर्नल के अंदर। क्लियर। लेकिन अगर बात आती है क्लासिफिकेशन की, तो वो होती है लेजर्स के अंदर। परचेज के लेजर में परचेज के आइटम डाल दूंगा, सेल्स के लेजर में सेल्स के आइटम डाल दूंगा। ये इसलिए किया जाता है क्योंकि ये सिस्टमेटिक रहता है। सिस्टमेटिक रहने का मतलब ये है कि आप चीज़ों को अगर ढूंढोगे तो आसानी से मिल जाएगी। जब आपको सेल्स की चीज़ ढूंढनी है तो आप सेल्स वाले में जाओगे और वहाँ ढूंढ लोगे, है ना। आपको वो बड़ा वाला रजिस्टर खंगालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हमारे किचन्स में भी तो ऐसे होता है ना, मम्मा क्या करती है, सारे चम्मच वगैरह सारे एक साइड में रखती हैं, छोटी प्लेट्स के बाद फिर धीरे धीरे बड़ी प्लेट्स ऐसे साइड में रखी जाती है सारी चीज़ों को। ग्लासेस अलग रखी जाती है एक बंडल में, क्यों? क्योंकि अगर सब कुछ मिक्स कर दिया जाए तो ढूंढने में बंदा परेशान हो जाता है ना, और चम्मच तो कहीं अलग ही जगह जाकर अटक जाएगा। क्लियर है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। क्लासीफाइंग, है ना। हमने क्या करा? लेजर्स में आइटम्स को क्लासीफाई कर लिया। तो अब हमारे पास परचेज का अलग लेजर है, सेल्स का अलग लेजर है, इलेक्ट्रिसिटी का अलग लेजर है। देखो मैं वर्ड लेजर यूज कर रहा हूं ताकि आप सुनते रहो तो आपको याद भी होता रहे कि क्लासिफिकेशन किस में चाहती है? लेजर्स में चाहती है। क्लियर, ठीक है। अब क्लासिफिकेशन कर दिया भाई हमने। क्लासिफिकेशन करने के बाद हमें क्या करना होता है? क्लासिफिकेशन करने के बाद में हमारे पास काम आता है समराइजेशन का। ओके, समराइजेशन का, दैट इज कॉल्ड समराइजिंग। समराइजिंग का मतलब ये होता है समरी बनाना। समरी बनाने का मतलब क्या होता है? अब ध्यान से सुनना, ठीक है। ओके, मैंने क्या करा, ये बड़ा रजिस्टर था। क्लियर, ये मेरा बड़ा रजिस्टर था जर्नल, जिसमें मैंने बहुत सारे परचेज सेल, सेल परचेज सेल, है ना, बहुत सारे आइटम्स डाल दिए थे। क्लियर। उसके बाद मैंने क्या करा, परचेज का अलग बनाया, सेल्स का अलग बनाया, इसमें से आइटम्स को उसमें उठा उठा के डाल रहा हूँ, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी का
अलग बनाया। ऐसे बहुत सारे लेजर्स मैंने बनाए, ये था जर्नल, ये थे लेजर्स, ठीक है। अब समराइजिंग के टाइम पे मैं क्या करता हूँ, इनमें इन लेजर्स इन अकाउंट्स में थे ना सिर्फ समरी निकाल लेता हूँ, यानी कि मैंने परचेज वाले अकाउंट में गया और मैंने ना टोटल परचेजेस निकाल लिए, समझ आ रहा है, टोटल परचेजेस निकाल लिए, मान लिया 4 लाख रुपए। इसमें गया, इसमें से भी मैंने टोटल सेल्स निकाल लिया कि भैया टोटल सेल्स कितने हुए हैं। इलेक्ट्रिसिटी में गया और इसमें से भी मैंने टोटल इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा निकाल लिया। ये टोटल निकालने का मतलब क्या है, इसकी मैंने एक समरी निकाल ली, समझ आ रहा है कि हाँ भाई मैंने कितना परचेज करा था, और इस टोटल को हम देख लेते कि हाँ भाई इतना उधार में करा था, इतना उससे करा था, है ना। दैट इज कॉल्ड समरी निकालना, ओके। तो ये था लेजर, लेजर में से आपने टोटल का हिस्सा निकाल लिया, इसे कहते हैं समरी निकालना, क्लियर। अब ध्यान से सुनना, जो समराइजेशन होता है, जो समरी हम बनाते हैं वो 3 स्टेटमेंट में बनाते हैं। पहला, समरी बनाने के लिए हम ना 3 स्टेटमेंट बनाते हैं, ट्रायल बैलेंस, एक होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और एक होता है हमारा बैलेंस शीट। ये तीनों कुछ नहीं होता, ये इन तीनों को ना आप एक बड़ा सा चार्ट पेपर कह सकते हो, इसलिए इन्हें समरी बोला जाता है, ठीक है, स्टेटमेंट बोला जाता है, ओके। अब हमने क्या करा, इन सब के बैलेंसेस निकाले, परचेज का, सेल्स का, इलेक्ट्रिसिटी का, ये सब मैं लाता हूँ ट्रायल बैलेंस के अंदर डाल देता हूँ, क्लियर है। अब ट्रायल बैलेंस में डाला जाता है, इस वाली स्टेटमेंट में डाला जाता है, अभी इतनी सी बात है। बाकी आगे के चैप्टर्स में शायद आपका 11th 12th या 11वां 12वां 13वां ऐसा कोई चैप्टर है जिसके अंदर ये हम अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं। तो अभी के लिए इतना ही कि ये एक समरी का स्टेटमेंट होता है। और क्या होता है, और एक हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी आपके आने वाले 17 और 18 चैप्टर के अंदर कवर्ड है अच्छे से, वहाँ पे इसके बारे में समझेंगे। वैसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर हमें पता चलता है कि भाई बिजनेस ने प्रॉफिट कमाया या फिर लॉस कमाया, क्लियर। और एक बैलेंस शीट बनती है, ये भी एक स्टेटमेंट होती है, क्लियर। इसके अंदर हमें पता चल जाता है कि भाई हमारे एसेट्स कितने हैं और हमारी लाइबिलिटीज़ कितनी है। लाइबिलिटी का मतलब होता है कि भाई हमारे बिजनेस के ऊपर कर्जे कितने हैं, एसेट्स का मतलब होता है कि भाई हमारे पास संपत्ति कितनी है, समझ आ रहा है, ठीक है। तो क्या किया अभी तक ये किया कि सर सबसे पहले तो आपने जो भी इवेंट्स हमारे सामने होते हैं, जो भी ट्रांजैक्शंस होती है, उनमें से आपने सबसे पहले वो ट्रांजैक्शन निकाली जो कि बिजनेस ट्रांजैक्शन है, फाइनेंशियल कैरेक्टर वाली, ठीक है। सबसे पहला आपने आइडेंटिफिकेशन किया, उसके बाद आपने उसे मनी में मेज़र करा, क्योंकि अगर आपको रिकॉर्ड करना है तो आपको पता होना चाहिए कि कितने रुपए का है वो, क्लियर। मैंने मनी में मेज़र करा, फिर क्या हुआ, फिर आपने जर्नल के अंदर उसकी रिकॉर्डिंग कर ली, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद आपने जर्नल के अंदर से जो भी आइटम्स ढेर सारे थे उन सब के लिए पर्सनल एक सेपरेट अकाउंट सबका बना दिया। परचेज का अलग लेजर बना दिया, सेल्स का अलग लेजर बना के सेल्स के सारी चीज़ें उसमें डाल दी। तो ऐसे करके आपने लेजर बनाया, एंड दिस इज कॉल्ड लेजर, दिस इज कॉल्ड पोस्टिंग, ठीक है। तो अगर वर्ड लिखा आता है रिकॉर्डिंग, तो रिकॉर्डिंग किसके अंदर होती है, रिकॉर्डिंग होती है जर्नल के अंदर। पोस्टिंग किसके अंदर होती है, पोस्टिंग होती है लेजर्स के अंदर, क्लियर। आगे बढ़ते हैं, समराइजिंग, ठीक है। समराइजिंग में आने के बाद में हमने क्या करा, इन सब की समरी निकाल दी, सारे लेजर्स को मैंने उठाया और इन सब का टोटल बैलेंस निकाल के समरी निकाल दी। और समरी के लिए हम क्या करते हैं, 3 स्टेटमेंट बनाते हैं। एक होता है हमारा ट्रायल बैलेंस, दूसरा होता है हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तीसरा होता है हमारा बैलेंस शीट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट आप अब सीखने वाले हो, 17 और 18 चैप्टर होता है 11th क्लास का उसके अंदर, और ट्रायल बैलेंस शायद 12 चैप्टर है या 13 है, देख लेंगे, क्लियर है। तो इन सब चीज़ों को हम आगे डिस्कस करेंगे, अभी हम समरी तक आ चुके हैं। इसके आगे क्या होता है अकाउंटिंग के अंदर, अब 6 नंबर पे क्या होता है, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। अब जो भी समरी बनती है हमारे सामने, समराइजेशन के टाइम पे जो भी हमारे पास में समरी बन के आती है, वो तीनों स्टेटमेंट, ट्रायल बैलेंस होता है, P&L होता है और एक बैलेंस शीट होती है, मैंने अभी आपको पीछे बताया था, है ना। ये जो होता है वो एक्चुअल में समरी होती है कि भाई बिजनेस के अंदर प्रॉफिट आया या लॉस आया, या फिर कहाँ पे कितना पैसा मैंने खर्च करा, किस चीज़ पे मेरे को ज़्यादा फ़ायदा हुआ, किस एरिया में मेरा खर्चा ज़्यादा हुआ है, किस एरिया में मेरा कितना खर्चा हुआ है ना।
यहाँ तक आने के बाद में ये जो तीनों का रिजल्ट निकल के आता है, इस रिजल्ट का एनालिसिस किया जाता है। अभी एनालिसिस करता कौन है? एनालिसिस करती है मैनेजमेंट, सीनियर मैनेजमेंट, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स वगैरह होते हैं, वो सब एनालिसिस करते हैं कि भाई प्रॉफिट इतना आया है तो क्यों आया है, या फिर किस एरिया में हम इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, या फिर हमने पिछली जो इम्प्रूवमेंट करी थी उसका क्या इम्पैक्ट पड़ा है। ये सारी चीज़ें हम एनालिसिस इसमें करते हैं। ये भी अकाउंटिंग की ही प्रोसेस में आता है। सारे एनालिसिस वगैरह करने के बाद में लास्ट में क्या होता है? कम्युनिकेशन। अब कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है? एक्चुअली होता क्या है, आज के टाइम पे ज़्यादातर कंपनीज, जितनी भी कंपनीज होती हैं, उन सबको वो सब क्या करती है, अपना जो भी रिजल्ट आया ना, यानी कि कंपनी ने कितना प्रॉफिट कमाया, कितना लॉस कमाया, कंपनी का कहाँ कितना खर्चा हुआ था, वो सारा जो ये समरी है ना, कंपनीज क्या करती है, इस समरी को कम्युनिकेट कर देती है यूज़र्स को। ठीक है, शेयर कर देती है विद यूज़र्स, शेयर विद यूज़र्स। जो भी बंदे यूज़र्स होते हैं इस डाटा को यूज़ करने वाले, ठीक है, जिनको इस डाटा की रिक्वायरमेंट होती है, कंपनीज क्या करती है, इस डाटा को उन बंदों के साथ में शेयर कर देती है। क्लियर? अब ये यूज़र्स कौन होते हैं? ये यूज़र्स आपके दो बंदे होते हैं। ठीक है, यूज़र्स को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक तो होते हैं जो कंपनी के अंदर के बंदे इस डाटा को पूछना चाहते हैं, इंटरनल यूज़र्स कहा जाता है जिन्हें। एक होते हैं वो बंदे जो कंपनी के बाहर के बंदे, बट इस डाटा को, यानी कि इस कंपनी ने कितना प्रॉफिट कमाया, कितना लॉस कमाया, कहाँ खर्चा कर रही है ना, किस तरीके का काम कर रही है, ये सब जानने के लिए कुछ ऐसे बंदे भी होते हैं जो कंपनी के बाहर के होते हैं, जिन्हें बोला जाता है एक्सटर्नल यूजर्स। तो फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन ये जो निकल के आता है, दैट इज कॉल्ड फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन। तो फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन के यूजर्स कितने होते हैं? दो होते हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल। क्लियर? ठीक है, तो मैंने आपको बोला था 7 टर्म्स समझाने के लिए, और मैंने 7 के 7 टर्म्स आपको समझा दिए। रिवाइज करते हैं, उसके बाद मैं आपको डेफिनेशन पढ़ाता हूँ, उसके बाद आपको समझ आ जाएगा कि हाँ डेफिनेशन समझ में आ रही है। क्लियर? तो सबसे पहला क्या था? सबसे पहला आइडेंटिफिकेशन। हमें आइडेंटिफाई करना है क्या? फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस। क्लियर? हमें आइडेंटिफाई करना है बिजनेस ट्रांजैक्शन जो फाइनेंशियल नेचर के होते हैं। ठीक है, तो कहीं कहीं इसे लिखा रहता है आइडेंटिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। ओके, अगला क्या करना है? अगला हमें करना होता है मेजरमेंट इन टर्म्स ऑफ मनी। मनी में उसे मेजर करना होता है कि भाई वो जो खर्चा वगैरह हुआ है, जो भी काम हुआ है, वो कितने रुपए का था। क्लियर? कि अगर 4 चेयर खरीदे हैं, 200 चेयर खरीदे हैं, तो वो कितने रुपए के थे। ठीक है, इतना पता लगने के बाद में हम उस डाटा को रिकॉर्ड करते हैं एक बड़े से रजिस्टर के अंदर, दैट इज कॉल्ड जर्नल, जिसके अंदर हम सारे डाटा को रिकॉर्ड कर लेते हैं, परचेज का हो, सेल का हो, या कोई सा भी। ठीक, रिकॉर्डिंग करने के बाद में हम क्या करते हैं, क्योंकि वो बड़ा सा रजिस्टर है, उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें मिक्स हो रखी है, तो हम क्या करते हैं, उसमें से परचेज वाले आइटम उठा के परचेज का अलग लेज़र बना देते हैं, सेल्स के आइटम उठा के सेल्स का अलग लेज़र बना देते हैं, इलेक्ट्रिसिटी वाले के लिए अलग लेज़र बना देते हैं, यानी कि जितने भी डिफरेंट नेचर की चीज़ें होती है उन सब के लिए अलग लेज़र बन जाता है, दैट इज़ कॉल्ड लेज़र। साथ ही में एक और चीज़ बताया था मैंने आपको कि रिकॉर्डिंग वर्ड जहाँ आ जाए, मतलब समझ जाना रिकॉर्डिंग किस में होती है, सर जर्नल वाले रजिस्टर में होती है। ओके, और पोस्टिंग किस में होती है, सर लेज़र में होती है। ओके, आगे बढ़ते हैं। फिर क्या होता है, उसके बाद सर जब हम लेजर्स बना लेते हैं, फिर हमें समरी बनानी होती है। समरी में 3 स्टेटमेंट बनता है, ट्रायल बैलेंस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट। ओके, इन तीनों स्टेटमेंट को हम बनाते हैं, जो कि एक समरी होती है ना। और फिर इन स्टेटमेंट का सीनियर मैनेजमेंट वगैरह मिलके क्या करते हैं, एनालिसिस करते हैं कि भाई कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ, किस एरिया में क्या ध्यान देना है, जो भी एनालिसिस उन्हें करना होता है। उसके बाद क्या होता है, इस डाटा को कम्युनिकेट कर दिया जाता है विद यूज़र्स। जो भी बंदे को इस डाटा की रिक्वायरमेंट है उनको हम शेयर कर देते हैं। अब किसको रिक्वायरमेंट क्यों होती है, ये कंपनी अपना डाटा क्यों शेयर करती है, ये चीज़ें मैं आपको अभी बताता हूँ। क्लियर? तो चलो डेफिनेशन के ऊपर आते हैं, उसके बाद कुछ और चीज़ समझते हैं। तो ये रही हमारी डेफिनेशन। क्लियर? ओके, अब रीड करते हैं डेफिनेशन को और आपको समझ में आ जाएगा सारी चीज़ों के बारे में। अकाउंटिंग इज़ एन आर्ट ऑफ, अकाउंटिंग एक आर्ट है किस चीज़ की, रिकॉर्ड करने की। हाँ जी भाई, रिकॉर्ड करते हैं हम इसके अंदर, हमने देख लिया। क्लासीफाई करने की, हाँ हम लेजर्स के अंदर क्लासीफाई करते हैं। समराइज करने की, हाँ हम ट्रायल बैलेंस, P&L और बैलेंस शीट के अंदर समराइज करते हैं डाटा को। और क्या लिखा है, इन अ सिग्निफिकेंट मैनर एंड इन टर्म्स ऑफ मनी। यस, हम इन्हें मनी के टर्म्स में ही मेजर भी करते हैं और मनी में ही लिखते भी हैं।
यानी कि जो भी मैं ट्रांजैक्शन लिखूंगा उसे मनी के नाम में ही लिखूंगा। अगर मैं परचेजेस लिख रहा हूँ तो मैं ये नहीं लिखूंगा कि परचेज किया है मैंने 200 घोड़े, है ना। अगर मैंने घोड़े खरीदे तो मैं ये नहीं लिखूंगा कि मैंने परचेज 200 घोड़े करा है, ठीक है। मैं उनका अमाउंट लिखूंगा टोटल कि हाँ भाई मैंने इतने रुपए के खरीदे। हाँ, भले ही ब्रैकेट में मैं अपने रेफरेंस के लिए लिख दूं कि 200 घोड़े। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। और क्या है, और है ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स विच आर इन पार्ट एट लीस्ट ऑफ अ फाइनेंशियल कैरेक्टर। वही ट्रांजैक्शन और इवेंट्स हम लेते हैं जो कि फाइनेंशियल कैरेक्टर के होते हैं। एग्जैक्टली हमें सबसे पहले काम भी तो यही करना होता है, आइडेंटिफिकेशन। क्लियर, और उसके बाद आता है इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट्स देयर ऑफ, और उनका जो भी समरी के नाम पे रिजल्ट्स निकल के आता है उसे इंटरप्रेट करना, एनालिसिस करना। क्लियर, तो अकाउंटिंग की प्रोसेस जो है वो यही है, सबसे पहला ये सब करते हैं, समझ आया। अगर मैं इसको समरी के नाम पे या शॉर्टकट में आपको लर्निंग टेक्निक से बताऊं तो लिखना अकाउंटिंग में सबसे पहले हम क्या करते हैं, आइडेंटिफिकेशन, फिर क्या करते हैं, मनी में मेजर करते हैं उसको, और क्या करते हैं सर, उसके बाद रिकॉर्डिंग करते हैं। रिकॉर्डिंग किसके अंदर करते हैं, जर्नल के अंदर करते हैं, ओके। फिर क्या करते हैं, क्लासीफाई करते हैं। क्लासीफाई किसके अंदर करते हैं, सर हम पर्टिकुलर सेपरेट लेजर्स बना लेते हैं सबके लिए, ओके। फिर क्या होता है, फिर हम समरी प्रिपेयर करते हैं। समरी में क्या होता है, समरी के अंदर आपने 3 स्टेटमेंट बताए हैं हमें। एक ट्रायल बैलेंस होता है, ओके, एक P&L अकाउंट होता है, और एक होता है हमारा बैलेंस शीट, ठीक है। हाँ, समरी बन गई। समरी बनने के बाद क्या होता है, समरी बनने के बाद में हमारे पास होता है एनालिसिस। क्लियर, एनालिसिस होता है, ये रहा हमारे पास होता है एनालिसिस। समरी बनने के बाद में जो भी रिजल्ट्स निकल के आता है उसको एनालाइज किया जाता है सीनियर मैनेजमेंट द्वारा, ठीक है, रिजल्ट्स। और क्या होता है, और लास्ट में हम क्या करते हैं, कम्युनिकेट कर देते हैं इस डाटा को यूजर्स के साथ में। कम्युनिकेट विद यूजर्स, जो भी यूजर्स होते हैं उनके साथ में हम डाटा को कम्युनिकेट कर देते हैं, ठीक है। अगर इसे और छोटा सा बोला जाए तो ये क्या हो जाएगा आपका, तो ये आपका हो जाता है IMRCSAC। इसे आप लर्न भी कर सकते हो। आई का मतलब आइडेंटिफाई करना फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन, एम का मतलब मेजरमेंट इन मनी, आर का मतलब रिकॉर्डिंग, सी का मतलब क्लासिफिकेशन, एस का मतलब समराइजिंग, ए का मतलब एनालिसिस, और सी का मतलब कम्युनिकेशन। तो एक शॉर्टकट हो सकता है, आप इसको लर्न भी कर सकते हो, ठीक है। तो ये IMRCSAC, इसके साथ में हमने उसकी डेफिनेशन को भी समझ लिया। आप उसकी डेफिनेशन को याद कर सकते हो। अगर ईजी वर्ड में आपको याद करना तो आप कह सकते हो अकाउंटिंग इज अ प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग, classifying, summarizing and communicating financial information to the users। क्लियर, आप इस छोटी सी डेफिनेशन को भी याद कर सकते हो, जो मैंने भी सबसे पहले याद करी थी जब मैं 11th क्लास में फर्स्ट टाइम आया था। तो फर्स्ट क्लास में फर्स्ट डे मैंने ये डेफिनेशन याद करी थी। क्या था, अकाउंटिंग इज प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग, इसके अंदर हम रिकॉर्ड करते हैं, क्लासीफाइंग, हम इसमें क्लासीफाई करते हैं, समराइजिंग, हम इसमें समराइज करते हैं, एंड कम्युनिकेटिंग फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन टू द यूजर्स, ठीक है। इस छोटी सी डेफिनेशन को आप साथ में याद भी कर सकते हो। तो इसको शॉर्टकट में मैंने आपको क्या बताया, आप इसको ऐसे करके याद कर सकते हो, IMRCSAC, ठीक है। आप ऐसे बोल सकते हो IMRCSAC। क्लियर, ठीक है। तो ये साथ के साथ आपको आई होप समझ में आ गए होंगे ये 7 टर्म्स। अब ध्यान से सुनना, ये 7 टर्म्स हैं क्या, IMRCSAC है क्या चीज एक्चुअल में। IMRCSAC यही होता है आपका प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग,
यानी कि अकाउंटिंग की प्रोसेस भी यही होती है। ये तो आपको देख के समझ में आ गया होगा कि अकाउंटिंग कहाँ से शुरू हुआ और कहाँ पे ख़त्म हो गया। दैट इज़ कॉल्ड प्रोसेस। इसी को बोलते हैं फीचर्स, इसी को बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स या फिर एट्रीब्यूट्स ऑफ अकाउंटिंग। ठीक है, तो इन 7 टर्म्स यानी कि IMR CSAC के साथ में आपने 3 चीज़ें सीख ली। क्या? प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग। अगर क्वेश्चन आता है कि भाई प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग को समझाओ तो आप इसको एक्सप्लेन कर दोगे। फीचर्स को समझाओ तो भी आप इसको एक्सप्लेन कर दोगे। कैरेक्टरिस्टिक्स को समझाओ तो भी आप इसको एक्सप्लेन कर दोगे। एट्रीब्यूट्स का मतलब भी यही होता है। क्लियर? ठीक है, तो IMR CSAC इस चीज़ को याद करके रखना है। ये आपका एक कीवर्ड हो गया। ठीक है ना, कीवर्ड, ताकि आप इसको लर्न कर सको। क्लियर? हाँ, आने वाले समय में आगे कभी भी कोई भी चीज़ पढ़ो तो सबसे पहले उसके डेफिनेशन को ही समझना। देखो, हमने डेफिनेशन को ही अच्छे से समझा 7 टर्म्स में लेके, इसके साथ साथ में हमें फीचर्स, बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो गई, है ना। पर अभी आप खुद देखोगे आगे जब मैं ऑब्जेक्टिव और एडवांटेजेस वगैरह पढ़ाऊंगा, वहाँ पे भी आधे से ज़्यादा चीज़ें हमारी इसी से रिलेटेड मिलने वाली है। क्लियर? तो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि वो यूजर्स कौन है जिनके साथ में हम ये वाला डाटा शेयर करते हैं। यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। हमारी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के यूजर्स कौन कौन है? मैंने इन्हें 2 पार्ट में डिवाइड करा था। इट इज़ इंटरनल एंड एक्सटर्नल। कुछ हमारे अपने बंदे भी होते हैं जो इस बात को जानना चाहते हैं, कुछ बाहर के बंदे भी होते हैं जो जानना चाहते हैं कि भाई कंपनी कितना प्रॉफिट कमा रही है, कितना लॉस कमा रही है। अंदर का बंदा कौन है भाई? ऑब्वियस ही बात है, ऑनर। ऑनर जानना ही चाहेगा कि भाई उसका खुद का बिजनेस है, उसने इतना पैसा लगा रखा है, तो भाई कंपनी कमा रही है, कितना कमा रही है, या फिर लॉस हो रहा है तो क्यों हो रहा है, कितना हो रहा है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। और क्या है? मैनेजमेंट है। ऑफ कोर्स मैनेजमेंट ही कंपनी के अंदर सारे डिसीजंस लेती है, और मैनेजमेंट को पता रहना चाहिए कि भाई किस पर्टिकुलर एरिया में ज़्यादा खर्चा हो गया, किस पर्टिकुलर एरिया में पहले वाले प्लान के मुताबिक अच्छा रिजल्ट मिला है या नहीं मिला, है ना। तो मैनेजमेंट को भी इस इंफॉर्मेशन, अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत होती है, तो ये भी इसको यूज़ करते हैं। और क्या है? एम्प्लॉयज़ है। एग्जैक्टली, जो कंपनी के अंदर काम करने वाले एम्प्लॉयज़ होते हैं, एम्प्लॉयज़ को भी ना अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत पड़ती है। एक्चुअल में एम्प्लॉयज़ को पता रहना चाहिए कि भाई, कभी कभी एम्प्लॉयज़ खुद पता लगाना चाहते हैं कि कंपनी कितना प्रॉफिट कमा रही है, ताकि एम्प्लॉयज़ ना कंपनी से डिमांड कर सके कि भाई हमें भी बोनस दे दो, या फिर इस बार तो कंपनी ने ज़्यादा कमाया तो बोनस दे दो, या फिर इस बार हमारी सैलरी आधी आई है तो उसके लिए हमें रिजल्ट दिखाओ कि भाई सच में कंपनी को लॉस हो गया क्या जो हमारी सैलरी आधी कर दी। क्लियर? तो इंटरनल यूजर्स कुछ ये होते हैं। एक्सटर्नल यूजर्स क्या होते हैं? एक्सटर्नल यूजर्स होता है पहला तो आपका गवर्नमेंट। अब गवर्नमेंट क्यों पता लगाना चाहती है भाई? गवर्नमेंट इसलिए पता लगाना चाहती है ताकि गवर्नमेंट को कभी पता रहे कि कंपनी जो है अपनी कमाई के हिसाब से प्रॉपर टैक्स पे कर रही है या फिर नहीं कर रही है। क्लियर? ये सब चीज़ों के लिए गवर्नमेंट चेक करती रहती है। और क्या है भाई? लैंडर्स वो बंदे होते हैं जो मनी लैंड करते हैं। मनी लैंड करने का मतलब है कि उधार देते हैं पैसा, ठीक है। और कोई भी बंदा उधार देने से पहले ये जरूर जानना चाहेगा कि भाई मेरा बिजनेस कमा तो पाता है ना। मतलब अगर मैं पहले से ही लॉस में चल रहा हूँ और मैं उस बंदे के पास गया उधार लेने के लिए, उस बंदे ने बोला अच्छा आपका बिजनेस है, ये लो उधार, मतलब उसे पता तो रहना चाहिए ना कि बिजनेस की हालत कैसी है। अगर मैं कमा पा रहा हूँ तभी तो वो मानेगा ना कि हाँ भाई ये बंदा दे पाएगा, इसकी औकात है। क्लियर? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो लैंडर्स भी इस चीज़ को चेक करते हैं कि भैया मेरे को पहले डाटा दिखाओ अपनी अकाउंटिंग का कि प्रॉफिट होता ही नहीं होता, तभी मैं तुम्हें पैसा दूंगा। आगे बढ़ते हैं। क्रेडिटर्स होते हैं, ये भी हमारे अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को यूज़ करते हैं। क्रेडिटर्स कौन होते हैं? क्रेडिटर्स वो बंदे होते हैं जिससे हम उधार सामान खरीदते हैं, ठीक है। ये हमें उधार सेल करते हैं, ठीक है, गुड्स की। गुड्स क्या होता है? गुड्स वो चीज़ होती है जिसका मेरा बिजनेस होता है, ठीक है। अगर मैं बोल दूं कि मेरा खिलौने बनाने का बिजनेस है तो खिलौने बनाना ही मेरा गुड्स हो जाएगा, ठीक है ना। जो खिलौना है वो मेरा गुड्स हो जाएगा। ओके, तो ये बंदा मुझे क्या करता है?
उधार में सामान बेचता है, ठीक है। तो अगर मैं किसी से उधार में सामान खरीदने जा रहा हूँ तो वो बंदा मेरे को जरूर चेक करना चाहेगा कि भाई मैं प्रॉफिट कमा पाता हूँ या नहीं कमा पाता। ऑब्वियस ही बात है ना, अगर मेरी कंपनी लॉस में चल रही होगी तो ये बंदा क्यों मुझे उधार में सामान देगा। इसको भी तो सिक्योरिटी चाहिए कि ये बंदा पे कर पाएगा नहीं पे कर पाएगा। तो इस वजह से क्रेडिटर्स भी इस डाटा को मांगते हैं, ठीक है। तो यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन इंटरनल भी हो सकते हैं और एक्सटर्नल भी हो सकते हैं। ये बात मैंने आपको इसलिए बताई क्योंकि कम्युनिकेशन के साथ में चीज़ें एक जुड़ी, कम्युनिकेशन के साथ में एक वर्ड जुड़ा होता है, कम्युनिकेशन विद यूजर्स। तो जो ये यूजर्स होते हैं वो दो होते हैं। क्लियर? ओके, तो हमने समझ लिया अकाउंटिंग का मतलब क्या होता है, अकाउंटिंग की प्रोसेस और फीचर्स वगैरह तो हमने IMRC SEC है ना, SAC, ठीक है, IMRC SAC इस चीज़ के थ्रू हमने इस चीज़ को समझ लिया। आप इसको लर्न कर लेना, अगर किसी को भी कोई डाउट होता है तो पूछ लेना। क्लियर? उसके बाद हमने समझा कि भाई यूज़र्स कौन कौन होते हैं अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशंस के, और भी यूज़र्स हो सकते हैं। आपको बस ये समझना है कि वो ज़रूरत क्यों है, उस बंदे को यूज़ करने की ज़रूरत क्यों है ना। अगर ज़रूरत होगी तो बंदा यूज़ करेगा, और जो बंदा इस डाटा को यूज़ करेगा वो यूज़र होगा। अगर वो इंटरनल है तो उसे इंटरनल यूज़र बोलेंगे, अगर एक्सटर्नल है तो उसे एक्सटर्नल यूज़र बोलेंगे। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। अब होता क्या है, अकाउंटिंग को डिवाइड कर रखा है कुछ ब्रांचेस के अंदर। ब्रांचेस का मतलब यह है कि अकाउंटिंग एक बहुत ब्रॉड टर्म है। क्लियर? तो अकाउंटिंग की ना कुछ फील्ड्स बना रखी हैं, ठीक है। अब वो फील्ड्स क्या है, मैं आपके साथ में वो फील्ड्स डिस्कस करने वाला हूँ, ठीक। तो वी आर गोना डिस्कस ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग की कुछ ब्रांचेस होती हैं, आप कह सकते हो फील्ड्स ऑफ अकाउंटिंग। क्लियर? ठीक है। फर्स्ट वन इज फाइनेंशियल अकाउंटिंग। जो अकाउंटिंग आप पढ़ने वाले हो 11th क्लास में और 12th क्लास में। 11th 12th में आप फाइनेंशियल अकाउंटिंग के बारे में ही पढ़ोगे। इवन बीकॉम में भी आप फर्स्ट ईयर के अंदर फाइनेंशियल अकाउंटिंग को ही पढ़ने वाले हो। दूसरा होता है कॉस्ट अकाउंटिंग, और तीसरा होता है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। ठीक है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग, जैसा मैंने आपको बताया, फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर क्या किया जाता है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर डाटा को आइडेंटिफाई करता है, फिर रिकॉर्ड करता है, समराइज वगैरह करते हैं। उसके बाद में ट्रायल बैलेंस, प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट वगैरह बनती है ना। यानी कि अल्टीमेटली फाइनेंशियल अकाउंटिंग के थ्रू हमें पता चलता है कि भाई कंपनी का प्रॉफिट कितना है या फिर लॉस कितना है। समझ आया? फाइनेंशियल अकाउंटिंग के थ्रू कंपनी के प्रॉफिट या लॉस का पता हमें चलता है। क्लियर? ओके, आगे बढ़ते हैं। कॉस्ट अकाउंटिंग का मतलब क्या होता है? कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर नाम में ही कॉस्ट जुड़ा हुआ है। कॉस्ट का मतलब क्या होता है? लागत, किसी चीज को बनाने में कितना लगा या फिर किसी काम को करने में कितना खर्चा मेरा आया। ठीक, तो ये तो आप पढ़ने वाले हो 11th 12th में, ये आप पढ़ने वाले हो बीकॉम के अंदर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब कॉस्ट अकाउंटिंग का मतलब क्या होता है? कॉस्ट अकाउंटिंग उस जगह पर यूज की जाती है जब हमें किसी भी पर्टिकुलर चीज की कॉस्ट का पता लगाना हो। जैसे कि मुझे पता लगाना है टू नो कॉस्ट ऑफ एनी प्रोडक्ट, किसी एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट, यानी कि अगर ये पेन बना है तो इस पेन की कितनी कॉस्ट है, ये कॉस्ट मेरे को पता चलेगी किसके थ्रू? कॉस्ट अकाउंटिंग के थ्रू। क्लियर है? या फिर मेरे कंपनी के अंदर ना 2-3 डिपार्टमेंट है, परचेज का डिपार्टमेंट अलग है, सेल्स का डिपार्टमेंट अलग है, तो मुझे बस ये पता लगाना है कि भाई जो परचेज का डिपार्टमेंट है ना उसके अंदर कितनी कॉस्ट आई है। तो पर्टिकुलर परचेज डिपार्टमेंट की कॉस्ट का पता लगाना। ठीक है, तो कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर हम क्या करते हैं? सिर्फ कॉस्ट का पता लगाते हैं। कॉस्ट को कैलकुलेट करने के लिए बनाई गई है क्या? कॉस्ट अकाउंटिंग। क्लियर? ठीक है। मैनेजमेंट अकाउंटिंग। मैनेजमेंट अकाउंटिंग बनी है सीनियर मैनेजमेंट के लिए। ठीक है, इसे भी आप बीकॉम के अंदर पढ़ने वाले हो। अब एक्चुअल में मैनेजमेंट अकाउंटिंग का मतलब होता क्या है? मैनेजमेंट अकाउंटिंग हेल्प करती है, इट हेल्प्स सीनियर मैनेजमेंट, ये सीनियर मैनेजमेंट की हेल्प करते हैं इन डिसीजन मेकिंग।
पता है होता क्या है कंपनीज के अंदर, कंपनीज बिजनेसेस में सीनियर जो मैनेजमेंट होती है उसी को डिसाइड करना होता है कि भाई मेरे को नया प्रोडक्ट लॉन्च करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, या फिर मुझे कोई नई फैक्ट्री खोलनी चाहिए या नहीं खोलनी चाहिए, या फिर कोई मशीन खरीदनी है। अब बड़े बड़े मशीन्स और प्लांट्स जो होते हैं वो करोड़ों में आते हैं, और इन्हीं सीनियर मैनेजमेंट को डिसाइड करना होता है कि भाई कौन सी मशीन खरीदी जाए या फिर उधार पे ली जाए, है ना, कौन सी ज़्यादा बेनिफिशियल है। तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग जो बंदे पढ़ते हैं, मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंदर कुछ टूल्स एंड टेक्निक्स होती हैं, उन टूल्स एंड टेक्निक्स को यूज़ करते हुए बंदा पता लगा सकता है कि कौन सी मशीन मेरे लिए ज़्यादा बेनिफिशियल है। ठीक है, तो सीनियर मैनेजमेंट यूज़ करते हैं किसको, मैनेजमेंट अकाउंटिंग को, जो आप बीकॉम के टाइम पे पढ़ने वाले। तो अभी हमारे सामने से फाइनेंशियल अकाउंटिंग है। तो ये तीनों क्या है, ये तीनों हैं आपके ब्रांचेज ऑफ अकाउंटिंग। क्लियर, ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग याद रखना, एग्जाम में पूछ लेता है कभी कभार। ठीक है, ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग कितने होते हैं, 3 होते हैं सर, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग और मैनेजमेंट अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग यूज़ किया जाता है पता लगाने के लिए कि भाई कंपनी में प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। कॉस्ट अकाउंटिंग किसी भी चीज़ की कॉस्ट को कैलकुलेट करने के लिए यूज़ की जाती है। मैनेजमेंट अकाउंटिंग सीनियर मैनेजमेंट यूज़ करती है ताकि वो डिसीजन वगैरह ले सके। क्लियर, तो आपका ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग कंप्लीट होता है। अगले टॉपिक पे आते हैं। अब ये जो टॉपिक है वो लिटरली 11th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम में कई बार आता जाता वो रहता है। ठीक है, और अक्सर पूछ लेते हैं यार, आता ही रहता है। ठीक है, तो कंफर्म ही समझो, इसे इंपॉर्टेंट ज़रूर मार्क कर लेना। और ध्यान से सुनना, इस चीज़ के अंदर बच्चों को डाउट बहुत ज़्यादा रहता है। बुक कीपिंग वर्सेस अकाउंटिंग, एक ना टर्म होती है आपकी बुक के अंदर 11th क्लास में, जो पहला चैप्टर होता है। ठीक है, बुक कीपिंग उसमें लिखा रहता है। ठीक है, अकाउंटिंग का तो मतलब हम इतनी देर से समझ ही रहे हैं। ओके, बुक कीपिंग भी उसमें होती है। ठीक, अब ध्यान से सुनना होता क्या है। अकाउंटिंग के अंदर क्या होता है सर, अकाउंटिंग के अंदर होता है आइडेंटिफिकेशन, मेजरिंग इन मनी, रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग, समराइजिंग, एनालाइजिंग एंड कम्युनिकेटिंग फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन टू द यूजर्स, यानी कि IMRC, CS, AC। ठीक है, ये हम करते हैं किसके अंदर, अकाउंटिंग के अंदर करते हैं। ठीक है, अब ध्यान से सुनना, अब आइडेंटिफाई करना, मेज़र करना, रिकॉर्ड करना, क्लासीफाई करना। ठीक है, अब दिन भर में यार 50,000 कई कंपनीज के अंदर तो लाखों ट्रांजैक्शंस होती हैं। ठीक है, कितनी बार बंदे को बेचा, किससे खरीदा, इलेक्ट्रिसिटी का बिल पे करा, चाय पानी का खर्चा, तो बहुत सारी ट्रांजैक्शन हो जाती हैं, है ना। अगर इतनी सारी ट्रांजैक्शंस करने के लिए, इतनी सारी ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने के लिए सीनियर अकाउंटेंट को रखोगे तो बहुत ज़्यादा खर्चा आ जाएगा, और सीनियर अकाउंटेंट ये काम करते भी नहीं है। ठीक है, तो ये सब काम करने के लिए हमारे पास में ना जूनियर अकाउंटेंट होते हैं, यानी कि क्लासिफिकेशन तक का काम करने के लिए हमारे पास कौन होता है, जूनियर अकाउंटेंट होते हैं। ठीक है, ओके, और जूनियर अकाउंटेंट ही हमारा काम करते हैं किसका, बुक कीपिंग का। तो बुक कीपिंग कवर्स, बुक कीपिंग के अंदर आपका आ जाता है कितना हिस्सा, आइडेंटिफिकेशन, मेजरमेंट इन मनी, रिकॉर्डिंग एंड क्लासिफिकेशन, यानी कि ये 4 प्रोसेस किसके अंदर होती है, बुक कीपिंग का हिस्सा बन जाती है। समराइज करना, एनालिसिस करना और कम्युनिकेट करना, ये किसका, और ये पूरा किसका काम है, अकाउंटिंग का काम है। यानी कि आप समझ जाओ बुक कीपिंग के अंदर किस चीज़ को कवर किया जाता है, सिर्फ डाटा को आइडेंटिफाई करके, रिकॉर्ड करके, क्लासीफाई करने तक का काम किस में कवर है, बुक कीपिंग में। ओके, और जबकि अकाउंटिंग जो है वो बुक कीपिंग को भी कवर करती है और ये 3 स्टेप और कवर करती है। तो बड़ा कौन हुआ सर, अकाउंटिंग। कौन किसके अंदर आता है सर, बुक कीपिंग अकाउंटिंग के अंदर आता है। ठीक है, यानी कि हम बोल सकते हैं अकाउंटिंग की प्रोसेस का इतना जो हिस्सा है ना, इसे बोला जाता है बुक कीपिंग। क्लियर, ओके, तो आगे बढ़ते हैं। बुक कीपिंग कौन करता है सर, बुक कीपिंग तो रिकॉर्डिंग वगैरह, तो इसके लिए तो जूनियर स्टाफ रखा जाता है। ओके, लेकिन अकाउंटिंग का तो काम बड़ा है ना, इसके अंदर तो समरी, एनालिसिस और ये सब भी आ जाता है। ये कौन करता है, इसके लिए हमें सीनियर स्टाफ की ज़रूरत होती है। ये मैं डिफरेंसेस लिखवा रहा हूँ, आप इन्हें अच्छे से नोट कर लेना, एग्जाम में भी लिख सकते हो। क्लियर, और क्या है भाई, और बुक कीपिंग प्राइमरी स्टेज होता है, वी कैन से, क्योंकि पहले हम बुक कीपिंग का ही तो काम करते हैं, उसके बाद आता है ये सारा काम, तो इट कैन बी सेड एज सेकेंडरी स्टेज। ठीक है, बुक कीपिंग का काम जो होता है वो रूटीन जॉब होता है आपका। रूटीन जॉब का कहने का मतलब ये है कि ये अक्सर चलता रहता है, डेली आपके दौर, मतलब नॉर्मल चलता रहता है,
ट्रांजैक्शन होते रहेंगे, आप रिकॉर्ड करते रहोगे, क्लासीफाई भी करते रहोगे, है ना। लेकिन जो समरी वगैरह बनाना होता है ये सब सिर्फ एक बार साल के एंड में होता है, समझ आ रहा है, बहुत ही कम होता है। ओके, तो ये तो रूटीन जॉब है, लेकिन ये एनालिटिकल काम है तो बहुत ही रेयर होता है। ओके, दिस इज एनालिटिकल। ओके, ये एनालिटिकल होता है। आगे बढ़ते हैं, रूटीन जॉब। इसके बाद आता है आपका, क्योंकि इसके अंदर आपको रिकॉर्डिंग करनी है, क्लासिफिकेशन करनी है, मतलब इसमें ज़्यादा बड़ा काम नहीं होता। एक्चुअल में होता क्या है, समराइजिंग करना, एनालिसिस वगैरह करने के लिए ना हमें चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की ज़रूरत पड़ती है, या फिर बड़े बड़े सीनियर जो अकाउंटेंट होते हैं उनकी ज़रूरत पड़ती है ना। ओके, और रूटीन का काम करने के लिए यानी कि बुक कीपिंग करने के लिए आपको ज़्यादा अच्छे मतलब चार्टर्ड अकाउंट वगैरह की ज़रूरत नहीं है, नॉर्मल बंदा भी इसे कर सकता है। तो हम कह सकते हैं कि इसके लिए हमें कोई स्पेसिफाइड स्किल की ज़रूरत नहीं होती है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं नो स्पेसिफाइड स्किल्स रिक्वायर्ड। हमें ज़्यादा स्पेसिफाइड स्किल्स रिक्वायर्ड नहीं होता। ओके, इसके अंदर स्पेसिफाइड स्किल्स रिक्वायर्ड होती है भाई, क्योंकि एनालिसिस भी तो करना है। स्किल्स रिक्वायर्ड, क्योंकि एनालिसिस वगैरह ये सब बड़े बड़े बंदे ही करते हैं, यानी कि चार्टर्ड अकाउंटेंट्स वगैरह करते हैं। क्लियर? और क्या है, और आप कह सकते हो बुक कीपिंग जो है वो एक नैरो टर्म है। इट्स अ नैरो टर्म। नैरो का मतलब होता है छोटा, ठीक है, जबकि ये क्या एक वाइड टर्म है। वाइड इसलिए कह रहा हूँ ताकि इससे आपको समझ आ जाए कि हाँ ये छोटा होता है, ये वाइड होता है, ये इसके अंदर कवर होता है, ना कि ये इसके अंदर कवर होता है। समझ आ गया? बहुत सारे बंदे तो इसी चीज़ को लेकर डाउट में आ जाते हैं कि अकाउंटिंग बुक कीपिंग का पार्ट है कि बुक कीपिंग अकाउंटिंग का पार्ट है। तो आप समझ जाओ बुक कीपिंग अकाउंटिंग का पार्ट है ना। ठीक है, ये एक वाइड टर्म है। क्लियर? तो आपको समझ आ गया होगा बुक कीपिंग क्या है। सर बुक कीपिंग के अंदर सिर्फ ये 4 काम होते हैं, लेकिन अकाउंटिंग के अंदर ये सारे काम होते हैं। क्लियर? तो बुक कीपिंग अकाउंटिंग का हिस्सा होता है। ये इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से लर्न करके रखना, ध्यान में रखना। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो अभी तक हमने काफ़ी चीज़ें समझ लिया है, बुक कीपिंग और अकाउंटिंग के बीच में डिफरेंस को भी समझ लिया। तो अब हम आते हैं अकाउंटिंग के मकसद क्या होता है, यानी कि अकाउंटिंग जो हम कर रहे हैं आखिरकार इसका मकसद ही क्या है। ठीक है, एक बिजनेसमैन अकाउंटिंग को क्यों यूज़ करता है, तो देखना ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग, एक बिजनेस के अंदर अकाउंटिंग को यूज़ करने का मकसद क्या है आखिरकार। क्लियर? सबसे पहला मकसद तो यही होता है कि सर हम इसके थ्रू रिकॉर्ड कर पाते हैं हमारी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को। एग्जैक्टली, अकाउंटिंग का सबसे पहला मकसद तो यही होता है ना कि भाई फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस जो भी हो रही है उसको रिकॉर्ड कर सको अच्छे से। ओके, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, टू रिकॉर्ड फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स। ठीक है, दूसरा क्या है, दूसरा सर अकाउंटिंग के थ्रू ही तो आपको पता चलता है कि प्रॉफिट या लॉस कितना हुआ। एग्जैक्टली, अकाउंटिंग के थ्रू ही मुझे पता चलता है कि मेरे बिजनेस ने लाभ कमाया या फिर हानि। ठीक है, तो ये भी हमारा क्या है, एक मकसद है इसका, टू डिटरमाइन प्रॉफिट लॉस। प्रॉफिट और लॉस को पता लगाने के लिए भी मैं इसका यूज करता हूं। इसका तीसरा मकसद क्या होता है कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन को पता लगाना। ठीक है, इसका मतलब क्या, मैं भी आपको समझाता हूं। टू डिटरमाइन फाइनेंशियल पोजीशन, कंपनी के अंदर अकाउंटिंग के थ्रू हमें पता चलता है कि भाई मेरा पैसा कहाँ लगा, कहाँ से आया, है ना, मेरे पास कितनी संपत्ति बची है या फिर कितना मेरे पर अब कर्जा हो चुका है। ठीक है, तो इसके थ्रू हमें पता चल जाता है अकाउंटिंग के थ्रू कि यार हमारी फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है, यानी कि स्ट्रांग है या फिर ख़राब है। अब स्ट्रांग है ख़राब है वो कैसे पता चलेगा, वो ऐसे पता चलता है कि भाई अगर लॉसेस ज़्यादा है या फिर प्रॉफिट कम हो रहा है और कर्जे ज़्यादा है,
ठीक है। तो इन सब चीज़ों से पता चल जाता है कि भाई हाँ यार, हमारे बिजनेस के अंदर हमारा अपना खुद का पैसा तो बहुत कम है, लेकिन कर्जे बहुत ज़्यादा हो गए, तो हमारी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, वीक हो रखी है। तो कहीं ना कहीं अकाउंटिंग के थ्रू हमें हमारी फाइनेंशियल पोजीशन का भी पता चल जाता है। ओके, फोर्थ वन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फोर्थ वन, ये एक इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है अकाउंटिंग का, वो ये है, इट असिस्ट, ये असिस्टेंस देता है किसको, टू मैनेजमेंट। असिस्टेंस का मतलब होता है हेल्प करना। ठीक है, हमारी जो मैनेजमेंट है, अकाउंटिंग के थ्रू जो भी डाटा जनरेट होता है, अब डाटा कौन सा जनरेट होता है कि भाई कहाँ पे कितना खर्चा हुआ, कहाँ से कितना पैसा आया, किससे कितना लेना है, किसको कितना देना है, प्रॉफिट कम आया या लॉस कम आया, ये सारी चीज़ों का डाटा अकाउंटिंग के थ्रू निकलता है और ये डाटा मैनेजमेंट को मिलता है। अब अगर मैनेजमेंट को ये डाटा मिलेगा तो मैनेजमेंट को डिसीजन लेने में बहुत हेल्प मिलती है कि हाँ भाई, इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को लेके ना मेरे पास बहुत लॉसेस जनरेट हो रहे हैं, चलो इस प्रोडक्ट को बंद कर देते हैं, या फिर किसी प्रोडक्ट में मेरे ज़्यादा अच्छे फ़ायदे हो रहे हैं, चलो इस प्रोडक्ट को थोड़ा ज़्यादा बनाते हैं। तो इन सब चीज़ों में हेल्प मिलती है किसको, मैनेजमेंट को। फिफ्थ, कम्युनिकेटिंग फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन टू यूजर्स। ठीक है, ये भी हमें पता है कि हाँ यार, अकाउंटिंग के थ्रू ही हम क्या करते हैं, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशंस को यूजर्स को भेजते हैं, क्योंकि ये कम्युनिकेट करना हमारी अकाउंटिंग की प्रोसेस का आखिरी स्टेज होता है ना। अकाउंटिंग की प्रोसेस में सबसे लास्ट में हम यही तो करते हैं ना। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग कुछ यही होते हैं क्या, कि भाई फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना, और क्या करना, प्रॉफिट एंड लॉस को डिटरमाइन करता है, और क्या करता है, फाइनेंशियल पोजीशन पता लगती है, और क्या करता है, मैनेजमेंट की हेल्प करता है इन डिसीजन मेकिंग, डिसीजन वगैरह लेने में मैनेजमेंट की हेल्प करता है, और क्या होता है इससे, और हमारी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन वगैरह हम यूज़र्स को शेयर कर सकते हैं। क्लियर। तो इन सारी चीज़ों के लिए भी अकाउंटिंग को यूज़, ऑब्जेक्टिव कुछ है ये जिसकी वजह से अकाउंटिंग को बिजनेस के अंदर यूज़ किया जाता है, एटसेट्रा, और भी बहुत सारे ऐसे हो सकते हैं। क्लियर। चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब अकाउंटिंग इतनी ज़्यादा पढ़ाई जाती है और इतना ज़्यादा बंदे इसमें दिमाग लगाते हैं, इतना ज़्यादा इसको लेके रूल्स रेगुलेशंस बने हुए हैं, तो इसके कुछ फ़ायदे तो ऑब्वियस ही बातें होंगे, है ना। तो अकाउंटिंग के कुछ एडवांटेजेस हैं, सबसे पहले उन एडवांटेजेस को समझते हैं। क्लियर। एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंटिंग के क्या फ़ायदे होते हैं। फर्स्ट, वही चीज़, ये हमें इंफॉर्मेशन देता है किसके रिगार्डिंग, फाइनेंशियल पोजीशन के रिगार्डिंग। ओके, ये हमें इंफॉर्मेशन देता है रिगार्डिंग फाइनेंशियल पोजीशन, हमारी फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है, इस चीज़ के बारे में मुझे अकाउंटिंग के थ्रू जो भी डाटा रिजल्ट्स निकले हैं उससे पता चल जाता है। क्लियर। तो ये एक फ़ायदे की बात है ना, हमें फाइनेंशियल पोजीशन का पता है। और आगे बढ़ते हैं, और ये हेल्प कर रहा है मैनेजमेंट को किसमें, असिस्टेंस टू मैनेजमेंट इन डिसीजन मेकिंग, मैनेजमेंट को डिसीजंस वगैरह लेने में ये हेल्प करता है। ओके, आप एनालिसिस में कह सकते हो कि भाई जो डाटा निकल के आता है मैनेजमेंट उसे यूज़ करता है, और जो भी मैंने आपको बताया कि मैनेजमेंट को इससे पता चल जाता है कि कौन सा प्रोडक्ट ठीक है, कौन सा बंद कर देना चाहिए, एटसेट्रा एटसेट्रा। और क्या करता है, ये हेल्पफुल है इन प्लानिंग। मैनेजमेंट आने वाले समय में कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च करना चाहता है, या फिर मैनेजमेंट किसी चीज़ के बारे में जानना चाहता है, तो अकाउंटिंग के थ्रू निकले हुए डाटा को यूज़ करके, रीड करके, एनालाइज करके हमें समझ आ सकता है कि हाँ भाई, हम क्या चीज़ को लेके प्लान कर सकते हैं। समझ आ रहा है। सो इट इज़ हेल्पफुल इन प्लानिंग एज वेल। फोर्थ, इट रिप्लेसेस मेमोरी। अब जब से अकाउंटिंग आया, ठीक है, अकाउंटिंग जब नहीं था तो पहले क्या होता था, यानी कि अभी वाला अकाउंटिंग नहीं था तो पहले क्या होता था,
बहुत पहले क्या होता था, जब पॉपुलेशन वगैरह बहुत कम थी तो नंबर ऑफ कस्टमर बहुत कम होते, तो एक दुकानदार के पास में से 20-25 बंदे खरीदते थे सामान, तो उस दुकानदार को ना उस 20-25 बंदों के बारे में सब पहले से ही पता रहता था, मतलब वो याद रखते थे, लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी उन्हें कि किससे कितना लेना है, किसने कितना लिया है, किसको कितना देना है। ओके, तो वो मेमोराइज करके रखते थे। बट अभी तो डाटा बहुत ज़्यादा है, तो अकाउंटिंग के थ्रू हम वो डाटा को रिकॉर्ड करके रखते हैं, तो हमें उसे याद नहीं करना पड़ता। दैट इज़ वाई वी से कि अकाउंटिंग का ये फ़ायदा भी है कि भैया इट रिप्लेसेस मेमोरी, हमें उसे याद नहीं करना पड़ता, हम उसे रिकॉर्ड करके रखते हैं। और क्या है, यह हमें इन्फॉर्मेशन बताता है कि भाई मेरी कंपनी ने प्रॉफिट कमाया या फिर लॉस कमाया है। इन्फॉर्मेशन अबाउट प्रॉफिट या लॉस। और क्या फ़ायदे हैं भाई, इट इनेबल्स कंपैरेटिव स्टडी। अब ध्यान से सुनना, मैं भी अकाउंटिंग करता हूँ नॉर्मल चीज़ों के हिसाब से। अब ध्यान से सुनना, एक्चुअली में अकाउंटिंग जो होती है, जो भी अकाउंटिंग हम जितने भी अकाउंटेंट बिजनेसेस में करते हैं, ये अकाउंटिंग जो होती है वो सब ना एक ही तरीके से करते हैं। इसका रीज़न ये है कि अकाउंटिंग को लेकर ना एक बहुत बड़ी सी बॉडी बनी हुई है जो रेगुलेट करती है, जिसने रूल्स और रेगुलेशंस बना रखे हैं कि भैया आपको अकाउंटिंग इसी तरीके से करनी है। समझ आ गया? यानी कि ज़्यादातर जो बिजनेसेस होते हैं वो सारे रूल्स रेगुलेशन को फॉलो करते हैं। तो मैं जो अकाउंटिंग कर रहा हूँ वो भी सेम है, अगला बंदा जो अकाउंटिंग कर रहा है वो भी सेम है। ठीक है, अब ध्यान से सुना। अब होता क्या है, मैंने इस साल पिछले साल भी अकाउंटिंग करी थी, मेरे अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन निकल के आए थे। इस साल भी अकाउंटिंग करी थी, मेरे अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन निकल के आए थे। तो पिछले साल का भी मेरे पास पूरा डाटा पड़ा है, इस साल का भी पूरा डाटा पड़ा है, तो उसको यूज़ करके मैंने कंपैरेटिव स्टडी कर सकता हूँ कि हाँ भाई पिछले साल के मुकाबले मेरा इस वाले एरिया में ज़्यादा खर्चा हुआ, पिछले साल मेरा उस वाले एरिया में ज़्यादा बेनिफिट हुआ था, इस बार इस वाले एरिया में ज़्यादा बेनिफिट नहीं हुआ है ना। तो पिछले साल प्रॉफिट कितना था, इस साल का प्रॉफिट कितना है, तो ये सारी चीज़ों का कंपैरिजन मैं कर सकता हूँ। ठीक है, तो जो कंपैरिजन होता है ना वो दो तरीके से होता है, ध्यान से सुनना। एक क्या होता है, इंट्रा होता है, एक होता है इंटर। ठीक है, इंटर जो होता है वो होता है दो कंपनीज के बीच में। अगर मैं अपनी कंपनी के डाटा को सेम इंडस्ट्री के किसी दूसरी कंपनी के डाटा के साथ में एनालाइज करता हूँ या फिर कंपेयर करता हूँ कि हाँ भाई मेरी कंपनी है, मेरा भी सेम प्रोडक्ट है, कंप्यूटर बनाना, अगली कंपनी है उसका भी सेम प्रोडक्ट है, कंप्यूटर बना, तो देखते हैं जरा हम दोनों का प्रॉफिट वगैरह कैसे हुआ है। तो उसने भी सेम अकाउंटिंग कर रखी है, मैंने भी सेम अकाउंटिंग कर रखी है, तो दोनों का डाटा सेम टू सेम होगा, तो एनालिसिस करने में, कंपैरिजन करने में आपको दिक्कत नहीं होगी, आप एक एक आइटम को आराम से मैच कर सकते हो। ओके, तो इसलिए बोला जाता है कि इट इनेबल्स कंपैरेटिव स्टडी, क्योंकि जो बंदे, मान लो अकाउंटिंग को कोई फॉलो नहीं करता, तो कोई बंदा डाटा को कैसे रिकॉर्ड करेगा, कोई पेज के कोने पे लिख देता, कोई यहाँ लिख देता, कोई किस नाम से लिख देता है, और कोई बंदा कैसे करेगा। अब दो बंदे अगर आपस में बैठ के कंपैरिजन करने बैठेंगे ना, तो उसका डाटा कुछ और है, उसका डाटा कुछ और है, तो कंपैरिजन नहीं हो पाता। तो अकाउंटिंग का एक फ़ायदा यह है कि भैया इसके थ्रू कंपैरिजन हो जाता है। तो कंपैरिजन हम इंटर भी करते हैं, इंटर कंपनी कंपैरिजन कह सकते हो आप इसे, कि भैया दो कंपनी अपने अपने डाटा को कंपेयर कर रहे हैं। और एक इंट्रा कंपनी कंपैरिजन भी हो सकता है, जो मैंने आपको सबसे पहले बताया। इंट्रा कंपनी कंपैरिजन का मतलब है एक कंपनी अपने ही डाटा को कर रही है, क्या कर रही है, कंपेयर कर रही है। ठीक है, C1 है, यानी कि कंपनी 1 है, वो अपने ही डाटा को, लास्ट ईयर के डाटा को दिस ईयर के डाटा के साथ में कंपेयर कर रही है। ठीक है, दैट इज़ कॉल्ड इंट्रा कंपनी कंपैरिजन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 7th, और क्या फ़ायदा भाई, एविडेंस इन कोर्ट। एग्जैक्टली, होता क्या है, अकाउंटिंग के अंदर आप डाटा को अच्छे से रिकॉर्ड करते हो, बहुत ज़्यादा अच्छे से रिकॉर्ड करते हो, एक एक चीज़ रिकॉर्डेड होती है, किससे कब लिया, किस डेट पे लिया, है ना, किसको कितना देना है। तो अगर आपने सारी चीज़ें रिकॉर्ड कर रखी हैं और उस बीच कोई भी बात उठती है, यानी कि कोई भी बहस वगैरह किसी से बंदे से हो जाती है, तो आपके पास में ना एक सबूत के तौर पे अकाउंटिंग का डाटा रहता है कि हाँ भैया देखो मैंने इसे उधार में बेचा था, अब ये पैसा नहीं दे रहा। समझ आ रहा है? तो इसलिए बोला जाता है ये एक एविडेंस होता है, किसमें, कोर्ट में। इसे आप एक सबूत के तौर पर भी यूज़ कर सकते हो। तो ये भी एक फ़ायदा हुआ ना अकाउंटिंग का, है ना। आगे बढ़ते हैं। फैसिलिटेट्स लोन। फैसिलिटेट्स लोन का मतलब क्या है, अकाउंटिंग के थ्रू अब ना कोई कंपनी किसी बिजनेस कोई भी कंपनी किसी बैंक में जाती है लोन लेने के लिए,
ठीक है। तो बैंक वाला ऑब्वियसली बात है उससे ये पूछने वाला है कि भैया मैं तेरे को लोन कैसे दे दूँ। तो पहले जा अपने अकाउंटिंग की इन्फॉर्मेशन लेके आ, उसे देख के मैं पता लगाऊंगा कि तू प्रॉफिट कमा रहा है या तू लॉस कमा रहा है, या फिर तेरी कंपनी ग्रोथ पे तो चल रही है ना। पता चला पिछले साल कम प्रॉफिट था, इस साल और कम प्रॉफिट है, तो मैं तेरे को लोन दे के तो और ज़्यादा फंस जाऊंगा, क्या पता तू पैसे वापिस ही ना कर पाया। ठीक है। तो अकाउंटिंग के थ्रू ही आपको डाटा जनरेट मिलता है ना, और उसी डाटा को यूज़ करके आप लोन वगैरह ले सकते हो किसी को दिखा के। समझ आ गया? ठीक है। तो ये फैसिलिटेट करता है आपके लोन को भी। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो अकाउंटिंग के एडवांटेजेस हैं आपके सामने। ओके, सो दीज आर एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग। क्लियर है? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और क्योंकि यार अकाउंटिंग के इतने सारे फ़ायदे हैं, तो जैसे कि यार पता है हमें कि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, है ना। अगर इतनी सारी इसके एडवांटेजेस हैं तो ढूंढा जाए तो कुछ लिमिटेशंस, कुछ कमियां इसमें भी मिल जाती हैं। वो कमियां क्या है, वो ज़्यादा तो नहीं है लेकिन फिर भी इम्पॉर्टेंट है, तो नोट डाउन करना मेरे साथ में, एंड लेट्स अंडरस्टैंड कि आखिरकार अकाउंटिंग के अंदर कमियां क्या हैं। लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग की लिमिटेशंस। अकाउंटिंग की सबसे पहली लिमिटेशन ये है कि अकाउंटिंग ना फुल्ली एग्जैक्ट नहीं है। अब मेरी बात ध्यान से सुना। होता क्या है, अकाउंटिंग के अंदर कुछ कुछ डाटा को ना हम ना अनुमान के उस पे भी ना बेसिस पे भी रिकॉर्ड कर लेते हैं, यानी कि हम एस्टिमेट लगाते हैं कि ये खर्चा इतना हो सकता है, तो चलो रिकॉर्ड कर लिया। ऐसे रिकॉर्ड होता है। जब आप आगे बढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि कुछ ना एक्चुअल में होता क्या, जैसे ना 2-4 साल बाद मेरे पास ना कोई खर्चा आने वाला है अचानक से, मुझे पता है कि 4 साल बाद मुझे ना उस बंदे को कुछ पैसे पे करने हैं। तो क्या होता है, मैं आज ही ना रिजर्व बना के रखता हूँ। रिजर्व का मतलब एक गुल्लक की तरह आप समझ सकते हो, पैसा इकट्ठा करके रखता हूँ। तो ये जो पैसा मैं इकट्ठा कर रहा हूँ इसके बारे में मुझे एग्जैक्ट तो नहीं पता कि कितना पे करना है, तो मैं क्या करता हूँ, नॉर्मल इकट्ठा करके रखता हूँ। तो दैट डिपेंड्स अपॉन एस्टिमेट। ठीक है। और एस्टिमेटेड भी होता है, इस वजह से बोला जाता है कि अकाउंटिंग जो होती है वो एग्जैक्ट नहीं होती है। क्लियर? तो पहले एक लिमिटेशन क्या हो जाएगी, अकाउंटिंग इज नॉट फुल्ली एग्जैक्ट। अकाउंटिंग फुल्ली एग्जैक्ट नहीं होती है। ठीक है। किस वजह से नहीं होती है सर? क्योंकि कुछ कुछ एरियाज में आपको एस्टिमेशन भी लगाना पड़ जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दूसरा लिमिटेशन क्या है? दूसरा लिमिटेशन है इट इग्नोर्स प्राइस लेवल चेंजेस। अकाउंटिंग के अंदर प्राइस लेवल में जो चेंजेस होते हैं उसे इग्नोर किया जाता है। समझना मेरे साथ में। मैंने क्या करा, एक ना मशीन खरीदी। क्लियर? और वो मशीन मैंने खरीदी 4 लाख रुपए की। अब मशीन को मैंने खरीदा था 4 लाख रुपए का, मैं आया अपने रजिस्टर के अंदर, अपने बुक्स के अंदर, है ना, अकाउंट्स के अंदर मैंने उसे 4 लाख रुपए का लिख लिया। ओके। अब मैंने जैसी 4 लाख रुपए का लिखा, अब मार्केट में इसकी वैल्यू जो है वो 6 लाख हो जाती है। कुछ टाइम बाद इसकी वैल्यू 8 लाख हो जाती है, या फिर मान लिया इसकी वैल्यू कम ही होके 3 लाख रुपए हो गई। ठीक है। तो ये तो प्राइस लेवल में ना चेंजेस आ रहे हैं। इन प्राइस लेवल चेंजेस को मैं बुक्स के अंदर बार बार चेंज नहीं करता, यानी कि बुक के अंदर इसकी वैल्यू 4 लाख रुपए ही दिखने वाली है। क्लियर? दैट इज वाई वी से अकाउंटिंग इग्नोर्स प्राइस लेवल चेंजेस, और ये अकाउंटिंग की एक कमी है। समझ आ रहा है? आगे बढ़ते हैं। और क्या कमी है इसके अंदर? एक कमी इसकी ये है, इट इग्नोर्स क्वालिटेटिव एस्पेक्ट। अकाउंटिंग क्या करता है, क्वालिटेटिव तो थर्ड लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग होती है इट इग्नोर्स क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स। अकाउंटिंग के अंदर हम सिर्फ क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट्स की चीज़ों को ही रिकॉर्ड करते हैं, जिसे मैं मनी में मेजर कर सकता हूँ और ऐसी ऐसी चीज़ें। ठीक। लेकिन और भी बहुत सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं बिजनेस के लिए, बट वो अकाउंटिंग के अंदर रिकॉर्ड नहीं की जा सकती। माना कि मेरे बिजनेस के अंदर फाइनेंशियल से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें वो सब रिकॉर्ड हों, बट अगर मेरा जो स्टाफ है वो ईमानदार नहीं है, वो फालतू के काम करता है, या फिर बहुत ज़्यादा लेजी है, या फिर मेरा मैनेजमेंट है बहुत ज़्यादा ऑनेस्ट है, बहुत अच्छे से काम करता है, तो ये सारी चीज़ें भी तो एक बिज़नेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है, यानी कि ये मेरी क्वालिटीज़ हैं।
ठीक है, बट कोई कितना ऑनेस्ट है, कोई कितना अच्छा है, ये सब आप रिकॉर्ड नहीं कर सकते किसके थ्रू, अकाउंटिंग के थ्रू। इसलिए बोला जाता है कि इट इग्नोर्स क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स, इसके अंदर क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स लाइक ऑनेस्टी वगैरह ये सब रिकॉर्ड नहीं कर सकते। तो अगर बोले तो ये भी एक लिमिटेशन होती है अकाउंटिंग की। क्लियर। फोर्थ वन होती है विंडो ड्रेसिंग। इसे अच्छे से समझना, एक अच्छी चीज़ है ये विंडो ड्रेसिंग, अकाउंटिंग की एक लिमिटेशन है। अब विंडो ड्रेसिंग का मतलब क्या होता है? विंडो ड्रेसिंग का मतलब होता है मैनिपुलेटिंग अकाउंट्स। एक्चुअल में विंडो ड्रेसिंग का मतलब होता है किसी भी चीज को ज्यादा अच्छा दिखाना, किसी भी कम अच्छी चीज को थोड़ा ज्यादा अच्छा शो करना। ठीक है, तो होता क्या है, कई बार कंपनीज क्या करती हैं, अपने अकाउंटिंग की जो भी डाटा होता है ना, इन्फॉर्मेशन होता है, उसको ना विंडो ड्रेसिंग करती है। विंडो ड्रेसिंग का मतलब प्रॉफिट होगा कम, लेकिन उसको मैनिपुलेट कर देंगे और थोड़ा अच्छा ज़्यादा प्रॉफिट दिखा देंगे ताकि ज़्यादा लोन मिल सके। समझ आ रहा है? या फिर ज़्यादा लोग इन्वेस्ट करें उनके पास में। तो अकाउंटिंग का एक गलत यूज़ होता है जिसको लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग में कवर किया गया है। क्या है वो? विंडो ड्रेसिंग। विंडो ड्रेसिंग का मतलब क्या होता है? विंडो ड्रेसिंग का मतलब होता है सर अकाउंट्स को मैनिपुलेट करना ताकि प्रॉफिट जो है वो ज़्यादा दिख सके। क्लियर? ठीक है, तो यहाँ पे आके आपके लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग खत्म होते हैं, है ना। और कवर्ड हो गया हमारे बहुत सारे टॉपिक इस वीडियो में। तो डिस्कस करते हैं कि यार हमने कितने टॉपिक वीडियो में कवर कर लिए। तो इस वीडियो के अंदर हमने कवर करे कि भाई अकाउंटिंग का मीनिंग क्या होता है, ओके, अकाउंटिंग की प्रोसेस क्या होती है, फीचर्स, कैरेक्टरिस्टिक्स, एट्रीब्यूट्स, और ये सब क्या थे सर? ये सब थे IMR CSAC। क्लियर? आई होप आपको अभी भी वो याद होंगे, उसे रिवाइज कर लेना, डेफिनेटली वो हमेशा आपको याद रहने वाले। उसके बाद हमने डिस्कस किया था ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग। हमने देखा था अकाउंटिंग के यूजर्स कितने होते हैं, और देखा था हमने ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग। हमने एक इंपॉर्टेंट पॉइंट देखा था, क्या? बुक कीपिंग वर्सेस अकाउंटिंग, एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग, एंड एट लास्ट लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग। तो इस वीडियो के अंदर हमने इतने सारे टॉपिक्स को कवर कर रखा है, यानी कि जो भी स्टूडेंट अभी रिसेंटली 11th क्लास के अंदर आए, जिन्हें अकाउंटिंग के बारे में कुछ भी नहीं पता, वो इतनी सारी चीज़ों को पता करके उन्हें ये जरूर फील होने वाला है कि हाँ भाई वो अकाउंटिंग के बारे में जानते हैं। ओके, तो वीडियो को लाइक करना, कॉमेंट करना अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, अपने सारे फ्रेंड्स के साथ में 11th क्लास के सारे ग्रुप्स के साथ में जरूर शेयर करना, और सभी स्टूडेंट के साथ में जो ग्रेजुएशन वगैरह के हैं बट उन्हें अकाउंटिंग का बेसिक समझने की ज़रूरत है। 11th क्लास की अगली वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे बेसिक टर्म्स यूज्ड इन अकाउंटिंग। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, स्टे सेफ एंड कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू सो मच।